नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर, सभी को मिला के आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो अभी की परीक्षाओं में बन रही हैं, अभी की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई सी भी स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न को पढ़ना और खुद से भी आपको ऑप्शन सोचना है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। जैसे आप एग्जाम में क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और ऑप्शन लगा के आगे बढ़ते हैं, तो वैसे कि वैसे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना जैसे आप एग्जाम में लगाते हो। ठीक है, तो बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो वो 500 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखना 500। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है। तो बताइए, एल नीनो सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करना। ठीक है, तो जो एल नीनो परिघटना सबसे इंपॉर्टेंट और ये बार बार पूछी जाती है, तो एल नीनो परिघटना है ना, ये प्रशांत महासागर में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखना एल नीनो प्रशांत महासागर। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि भारत की भू आकृति के संदर्भ में सीप किला और बोमडिला क्या है। बताइए, भारत की भू आकृति के संदर्भ में सीप किला और बोमडिला क्या है, ये आपको बताना। ये भी इंपॉर्टेंट है। सीप किला और बोमडिला ना, ये क्या है, ये बार बार पूछा जाता है। तो जो सीप किला और जो बोमडिला है ना, ये क्या है, ये पहाड़ी दर्रों के नाम है। क्या है, पहाड़ी दर्रों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना, पहाड़ी दर्रों के नाम। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि शासन पावर प्रोजेक्ट, यानी कि जो शासन पावर प्रोजेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। शासन पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। बताइए, जो शासन पावर प्रोजेक्ट ये किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शासन पावर प्रोजेक्ट कितनी बार पूछा है। तो ये जो शासन पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, याद रखना हिमाचल प्रदेश। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि लाइसेंस राज, यानी कि जो लाइसेंस राज है, यह शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइए, लाइसेंस राज जो है ना, यह शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस राज जो ना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइसेंस राज शब्द है, ये उद्योग से संबंधित है। किससे, उद्योग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, उद्योग। ठीक है, लाइसेंस राज उद्योग से संबंधित है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। बताइए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई थी। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो वो कब स्थापित किया गया था, मतलब स्थानांतरित कब हुआ था, ये हमने देखा था। तो अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा होगा ना, तो वहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इनके ही रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना। तो सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ये 19 अप्रैल 1935 में की गई थी, ये तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अप्रैल 1935। और मुंबई में कब स्थानांतरित की गई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना कि भारत का जनगणना घनत्व कितना है। तो बताइए कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये है ना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना, 382, 382 याद रखना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था, यानी कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का जनक कौन है, तो स्वामीनाथ, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आपको पता होगा, हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथ है।
और यहाँ पर हमें ये प्रश्न पूछा है कि हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, ये नहीं प्रश्न पूछ रहा है। आपको पता होगा कि हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर ना जो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या था ये आपको बताना। तो बताइए हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या था, तो वो था उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा क्षरण। ठीक है, तो उर्वरक यानी कि खाद का जो ज़्यादा उपयोग करते ना, तो उसका उपयोग के कारण मृदा क्षरण हो रही थी, यानी कि मिट्टी बर्बाद हो रही थी, मतलब मिट्टी खराब हो रही थी। तो ये नकारात्मक प्रभाव था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है। बताइए घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो बताइए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ये किलोवाट घंटा का किया जाता है। किसका, किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखना किलोवाट घंटा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये जो हुआ था 2021 में हुआ था। कब हुआ था, ये 2021 में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसके आंसर की चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पीडीएफ भी पूरा 50 क्वेश्चंस का आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही इसका आंसर शीट भी मिल जाएगी। और हाँ, आप अगर आगे के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करवाना चाहते हो और ये आपको अच्छा लगता हो, तो आपको मैंने ये बता रखा कि आप जीके मोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर जैसे 1000 लोग जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर मैं कंटिन्यू करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इस जीके मोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और होम पेज पे भी दिया हूँ। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आंसर की भी मिलेगी, ताकि आप वहाँ पर क्या करोगे कि जैसे पीडीएफ डाउनलोड करोगे और अलग से आंसर की डाउनलोड करोगे, तो पीडीएफ में आप क्वेश्चंस लगाना कि आपको पूरा याद है या नहीं है, और आप आंसर एक साइड देखते जाना अगर आपका गलत हो तो। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लक्षण का पीएच मान कितना होता है। आप बताइए, आपको ये पता होगा कि क्षार मतलब 7 से अधिक, अम्ल मतलब 7 से कम, और ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पूछा है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो जो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान ना, इसका ना पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, 7 से अधिक। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल याद रखना 7 से अधिक। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि किस राज्य का पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति विभाग हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल एक पक्षी है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो नागालैंड होगा, नागालैंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, याद रखना नागालैंड। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न का कि भारत में कठपुतली कला का सबसे पुराना परलिखित साक्ष्य निम्नलिखित में से किस भाषा में। बताइए कठपुतली कला का सबसे पुराना परलिखित साक्ष्य किस भाषा में, ये आपको बताना। तो किस भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो सकता है, सोचिए कौन सा सही है। बंगाली, गुजराती, तमिल, संस्कृत। यहाँ पर आप संस्कृत मत लगाना। ठीक है, अगर आप ChatGPT से कहोगे तो वो संस्कृत कहेगा, जबकि वो तमिल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कठपुतली कला ये एक परलिखित साक्ष्य, ये किस भाषा में, तो ये तमिल में है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, तमिल। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उड़ती अप्सरा द फ्लाइंग अप्सरा यानी कि उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है। बताइए उत्कृष्ट कृति आपको बताना। उड़ती अप्सरा सबसे इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ये जो है ना किस गुफा की उत्कृष्ट करती है, जो उड़ती अप्सरा सबसे इंपॉर्टेंट है, बताइए किसकी है। तो ये अजंता की है। उड़ती अप्सरा अजंता गुफा की है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगी, चित्रकला हमारी जो अजंता गुफा की है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न करें कि कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है। गीतांजलि है ना, आपको याद होगा, लेकिन इसका भी प्रश्न बार बार बना है, एसएससी में बना है, रेलवे में बना है, तो याद रखना कि कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है। ठीक है, बताइए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। और बाकी देखिए, मैंने क्या करा था आपको कि रीजनिंग के लिए मैं क्या शुरू करूँ, या टॉप 50 क्वेश्चन शुरू करूँ, या मैं प्रैक्टिस सेट वापस से जो हम पिछले प्रैक्टिस सेट एकदम बेस्ट चैप्टर वाइज मतलब अच्छे से करते हैं टाइप वाइज, वो वाले शुरू करूँ या क्या करूँ, ये मैंने आपको कम्युनिटी में पूछा भी हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे ने प्रैक्टिस सेट पे ही मुझे वोट करा है, तो हो सकता है कि मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूँ। आप कहो तो मैं 50 क्वेश्चंस वाला भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी बहुत जल्दी हम रीजनिंग के भी कवर करने वाले हैं, और रीजनिंग में हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर को एक वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। प्रैक्टिस में लगभग 30 क्वेश्चंस रखेंगे, ताकि सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के क्वेश्चन हमारे ऐड हो जाए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो आप मुझे एक बार और कमेंट करके बता देना कि आप प्रैक्टिस सेट शुरू कर दो। ठीक है, बताइए। कविता संग्रह गीतांजलि ना, गीतांजलि शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। ये बार बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि एक पुष्प के प्रजनन अंग, ये प्रजनन अंग डैश डैश होते हैं। ठीक है, तो जो एक पुष्प के प्रजनन अंग कैसे होते हैं, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, बताइए। एक पुष्प के प्रजनन अंग, बायोलॉजी का क्वेश्चन से, तो इसका जो सही जवाब होगा, ये जो एक पुष्प के प्रजनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रजनन अंग पूछा है, क्या प्रजनन अंग, तो वो पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को एक प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए किसके। तो यहाँ पर है ना 17 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके नाम पर ना क्या होता है कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। यानी कि जो अपराधी को पहचानने के लिए जो फोरेंसिक विभाग है, वो किस तकनीक का उपयोग करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, किसका उपयोग करता है। तो ये जो है ना अपराधी को पहचानने के देखिए यहाँ पर डीएनए सभी में, तो डीएनए तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक पीछे वाला नहीं पता होगा। तो ये जो अपराधी को पहचानने के लिए ना, ये जो है ना डीएनए प्रिंटिंग का मतलब उपयोग करता है। ठीक है, इस तकनीक का उपयोग करता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये याद रखना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए तो पता ही होगा, लेकिन फिंगर प्रिंटिंग याद रखना। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अब ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना, ये इम्पोर्टेंट है, और आपको यहाँ पर क्या बताना कि इसके प्रथम व्यक्ति, इससे सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना। बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये जो प्रथम व्यक्ति थे ना, वो देविका रानी थी। कौन थी, देविका रानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कोई बताता कि पृथ्वीराज कपूर है, लेकिन ये नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देविका रानी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। याद रखना, देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित से प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, बताइए। यानी कि पीडीएफ का फुल फॉर्म बता देना आपको। बताइए पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। अब पीडीएफ तो आसान है, जैसे कि मैं ये क्लास ले रहा हूँ, ये पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ, तो पीडीएफ आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जितनी आसान चीज़ें होती ना, उतनी स्टूडेंट को नहीं पता होती है। बताइए पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा, पीडीएफ का तो पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट क्या है, फॉर्मेट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही जवाब होना चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा है कि इसरो ने यहाँ पर गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है। बताइए, जो इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सही जवाब बताना। इसरो के रिलेटेड भी आपको अभी क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इसरो के गगनयान
मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये लद्दाख में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना लद्दाख। ठीक है, गगनयान मिशन के तहत ये मिशन मित्र कहाँ से शुरू हुआ? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। 22 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि बंगाल के नवाब यहाँ पर सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बताइए, प्लासी की लड़ाई में जो नवाब सिराजुद्दौला है ये प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये 1757 में हारे थे। कब हारे थे? 1757 में हारे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 1757, याद रखना। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। 23 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कि CAG की नियुक्ति की जाती है? बताइए। और यहाँ पर ना आपको प्रश्न थोड़े से अटपटे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में भी क्या होता है, जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर भी अटपटे देखने को मिलते हैं, मतलब यूनिक तरीके से। जो आप पढ़ते हो, जैसे आप यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ते हो, वैसे वहाँ पर सीधे नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो आप GK के देखते हो वो वीडियो में जो क्वेश्चंस करवाते हैं वो सीधे आपको नहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों। वहाँ पर वो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं यूट्यूब पे जो सबसे सरल होते हैं, सबसे आसान लगते हैं और जिनका आंसर आप आसानी से देख सकते हो, उन क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा करवाते हैं यूट्यूब पे। और आप क्या करते हो कि हमें तो सब कुछ आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो को आप 2x करके देखते हो और आपको मज़ा आता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी असलियत बताता हूँ। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हो या छोटी कोचिंग हो, कोई भी ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को करवाते हैं, ताकि आप उनसे जुड़ो और उनका कोर्स खरीदो, क्योंकि आपको ना वो एट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है। मैं भी जैसे यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो मैंने कंटेंट को देखता हूँ कि कौन कैसा बता रहा है, कौन किस लेवल का बता रहा है, ये मैं मतलब रिसर्च करता रहता हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरे क्वेश्चंस आपको थोड़े से लग रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को सरल लग रहे हैं, किसी को कठिन लग रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोशिश करना कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, आप कहाँ पर भी थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, तो मैं आपको ना थोड़ा सा व्यवस्थित देने की कोशिश कर रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस में तो ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बताइए, 23 नंबर का क्वेश्चन से आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो इसका सही जवाब होगा वो अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है, तो वो अनुच्छेद 148 के। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, जो कर्क रेखा है वो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जैसे ये हमारी कौन सी रेखा होती है? तो भूमध्य रेखा होती है, ऊपर कर्क रेखा होती है और नीचे मकर रेखा होती है। तो अपन तो इधर हमारा तो इस साइड है। ठीक है, इस साइड है भारत, तो यहाँ पर है ना, आप मकर रेखा तो सबसे नीचे होती, तो मकर रेखा तो भूल ही जाना। ठीक है, तो बताइए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये आपको बताना। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ये है ना, आपको पता होगा मणिपुर से, ये मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस राज्य से होकर गुजरती है और किससे नहीं गुजरती है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत की भू आकृति के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि शिव किला और बोमडीला क्या है? बताइए, वापस से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसको शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे हमने देखा भी है, तो इसका तो वापस के आपको पता ही होगा। हमने अभी देखा था कि पहाड़ी दर्रों के नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि PYQ क्वेश्चंस कर रहे जो अभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो रिपीट होते भी हैं। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन से बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई नीति यानी कि SGSY का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, जो भारत की गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई नीति, जो SGSY का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या है? बताइए। तो इसका जो SGSY का पूर्ण रूप है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है,
चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पर जो हम सुन सकते हैं ना, वो 20,000 तक हम सुन सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे बन रहे हैं। आप मुझे ये भी बताना है कि आप लगभग कितने क्वेश्चंस का आंसर देते हो, कितने आपसे कठिन लगते हैं, टफ लगते हैं। और जितना टफ लगता है ना उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना आप अपने से हटकर क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना तब आपको मजा आएगा। क्योंकि अगर आप ये पढ़ोगे कि यार आपको आता हुआ बार बार आप ये बता दोगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली, तो क्या मतलब। ऐसे क्वेश्चंस तो आएगी ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आना चाहिए ना आपको वीडियो में ना, आपको क्वेश्चंस बनना ही नहीं चाहिए, तब आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। ऐसा नहीं को मेरे से क्वेश्चंस बन नहीं रहा, ये वीडियो तो अच्छा नहीं, आप छोड़ के चले जाओगे। लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे ना वही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, याद रखना। तो बताइए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो इसको है ना अवश्य ध्वनि कहते हैं, अवश्य ध्वनि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर अवश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न बी पे। अब बी नंबर का मतलब प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव यहाँ पर 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सर्जन किया गया था। यहाँ पर कह रहा है कि मैं उद्योग को उसमें मतलब उद्योग को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, बताइए। क्वेश्चंस जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है और 1956 में इसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सर्जन किया गया था। तो पता नहीं उद्योग को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। तो कितनी श्रेणी में, तो ये 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया था। अगर आपको श्रेणियाँ पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में, यहाँ पर कह रहा है कि विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, ठीक है, विखंडन द्वारा। तो बताइए किस जीव में नहीं होता है। तो ये जो विखंडन द्वारा ना मतलब अलैंगिक प्रजनन जो है ना केचुआ में नहीं होता है। किस में, केचुआ में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाए, क्योंकि देखिए अमीबा आपको पता होगा, यहाँ पर लेशमानिया होता पका, प्लाज्मोडियम ये सब पता होगा, ठीक है। तो केचुआ में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 30 पे। 30 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि टेनिस में ग्रेट स्लैम खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बताइए। टेनिस में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना। तो बताइए कौन थी। तो ये जो थी सानिया मिर्जा थी। कौन थी, यहाँ पर याद रखना, टेनिस में ग्रैंड स्लैम खिताब सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सानिया मिर्जा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। 31 नंबर का प्रश्न दिया है यहाँ पर। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष में लागू हुआ था। तो किस वर्ष में लागू हुआ था ये आपको बताना। पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम, जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने का जो अधिनियम वो किस वर्ष लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। बताइए ये जो है ना 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में, याद रखना ये वाला सही जवाब होगा 1986, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 32 पे। अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध गुफाएं तो आपको पता होगा कहाँ होगी और इसमें प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का। तो ये है ना बौद्ध गुफाएं, जो कार्यालय है ना ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, कार्यालय वाला। तो यहाँ पर ना इसका सही जवाब होगा वो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कार्यालय आ जाए तो महाराष्ट्र लगा देना। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 33 पे। 33 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि बुक्का प्रथम यानी कि जो बुक्का प्रथम है इसका प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। तो जो बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था, बताइए। बुक्का प्रथम भी इम्पोर्टेंट है यार, ये बार बार आता है। तो बुक्का प्रथम है ना, ये भी आपको पता होगा। बुक्का प्रथम संगम का था, किसका राजवंश, तो संगम राजवंश का था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना बुक्का प्रथम संगम। बुक्का प्रथम आ जाए तो संगम लगा देना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे। 34 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। तो किसे माना जाता है, तो ये लॉर्ड
रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन में क्या आएगा, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन याद रखना, जब भी आपको स्थानीय स्वशासन आ जाए तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 35 पे। 35 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए। अब यहाँ पर ना बादल के प्रकार है, मतलब बादल है ना, जितने भी प्रकार के होते हैं वो यहाँ पर है। तो सभी यहाँ पर बादल है। यहाँ पर कह रहा है कि पछाप कपासी, कपासी पछाप, पछाप स्तरी। इनके इंग्लिश नाम तो आपको पता होगा, सीरस, सिरोकुलस, ये सब कुछ आपको पता होगा। इंग्लिश ज़्यादा आसान रहते हैं। तो यहाँ पर असंगत बताना, तो कैसे बताओगे, अब यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर तो सारे ही बादल है, सारा ही बादल है, तो हम कैसे बताएंगे। तो ये ना जो कपासी बादल है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये असंगत होगा क्योंकि ये नीचे है, बाकी सब ऊंचे वाले हैं, सबसे ऊंचे। इनकी जायज़ 6000 मीटर तक ऊंचाइयाँ हैं। ये कम बारिश भी करते हैं। जो कपासी बादल है ना बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ आपको पता होगा क्यूबलस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर बादल क्या होते हैं, बारिश कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इनसे असंगत है। बाकी जो है ना ये ऊपर वाले बादल है, ऊंचाइयों में, कपासी नीचे होते हैं, इसलिए हमें सुंदर भी दिखाई देते हैं। बाकी आपको बहुत दूर दिखाई देते हैं, जो एकदम 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 लाइन में दिखाई देते हैं सुंदर से, वो बर्फीले बादल होते हैं, लेकिन वो ऊपर होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 36 पे। 36 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। बताइए, सरदार सरोवर बांध ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये किस नदी पर बना है। तो ये तो सरदार सरोवर तो आपको पता होना चाहिए यार, इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। सरदार सरोवर तो गुजरात में है, ये भी पता होगा। तो ये नर्मदा नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 37 पे। 37 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो ये जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है ये किसके द्वारा की जाती है। देखिए, गलत मत करना प्रश्न को, आप यहाँ पर कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर वित्त मंत्रालय लगाओगे, क्या लगाओगे, वित्त मंत्रालय। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होती है, वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं होती है, तो क्या होता है, तो ये जो होती है ना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर मुझे पता है कि आप ऑप्शन नंबर बी चॉइस कराओगे होगा, वित्त मंत्रालय, लेकिन नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है इसकी गणना। किसकी, जो राष्ट्रीय आय की गणना है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होकर ऑप्शन नंबर ये बी लगाते थे, वित्त मंत्रालय, ठीक है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 38 पे। 38 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, ए में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो जो विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का किया जाता है, याद रखना, फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 39 पे। 39 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्लोरल क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पादक बनता है। बताइए, उत्पाद बनता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, ये आपको बता देना। बताइए, यहाँ पर भी आप कन्फ्यूज हो जाओगे, कोई बेकिंग सोडा लगाएगा तो कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाएगा, नहीं। यहाँ पर है ना, आपको ये वाला नहीं लगाना है, यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना, ये वाला, कन्फ्यूज मत होना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 40 पे। 40 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न के किसी संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यकता होती है। बताइए, किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, यानी कि विधानसभा संशोधन विधेयक को अधिनियम बनने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। बताइए, किसकी स्वीकृति आवश्यकता होती है। तो इस जहाँ पर ना भारत के राष्ट्रपति की होती है, किसकी, भारत का राष्ट्रपति है सबसे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 41 पे। 41 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कर कि एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। एक फ्यूज का
एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। तो क्या सिद्धांत होता है बताइए? एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कहाँ? ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, फ्यूज का। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 42 पे। 42 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध से शुरू किया गया था? बताइए, खिलाफत आंदोलन। थोड़ा सा सोचने का आपको 5 सेकंड के अंदर ऑप्शन लगा देना चाहिए। तो सोचिए, खिलाफत आंदोलन किसके विरोध से शुरू किया गया था? तो ये जो खिलाफत आंदोलन है ना, ये जो किया गया था ओटोमन साम्राज्य का विघटन। तो इससे मतलब इसके विरोध में, किसके विरोध में? तो ओटोमन साम्राज्य का विघटन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी याद रखना, ओटोमन साम्राज्य का विघटन। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 43 पे। 43 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न करें कि जब पौधे के भाग की वृद्धि यानी कि वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इसका प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए, इसके प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये ना, जैसे पौधा जो है, पौधे के भाग का वृद्धि होती है, पौधा का कोई भाग की वृद्धि होती है, और वो वृद्धि कैसी होती है? प्रकाश की अनुपस्थिति, यानी कि प्रकाश ही नहीं पहुंचता और वो वृद्धि होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अनुवर्तन ये सब कुछ आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, इसकी मतलब क्या कहते हैं? ये ना ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तक। तो याद रखना, एक तो ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और प्रकाशनुवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारों को पता नहीं है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में कौन से जो पौधे का भाग वृद्धि करता है वो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 44 पे। 44 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि प्रमुख अग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा से लिखा गया था? बताइए, ये जो बाल गंगाधर तिलक है, ये मराठा नामक समाचार पत्र लिखा था, ये किस भाषा में लिखा था, ये आपको बताना। मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? बताइए, किस भाषा में लिखा था? तो ये जो लिखा था ना, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक मराठा नामक समाचार पत्र लिखा था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न 45 पे। 45 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अब बताइए, आप यहाँ पर कहोगे कि जल का पीएच मान तो हमें पता है, आसान है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर कहोगे कि 5 तो हो नहीं सकता है, और 3 1 तो हो नहीं सकता, ये तो सब अम्ल में आ जाएंगे, तो आप ये लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 46 पे। 46 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? बताइए, प्रमुख बाधा क्या है, ये आपको बताना है। बाधा, जो शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा जो क्या है, ये आपको बताना। तो क्या है प्रमुख बाधा? सोचिए, ऑप्शन में आपको ना थोड़ा सा देखना चाहिए कि कौन सा सही हो जाएगा फटाफट से, बाकी मैं ऑप्शन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या हो सकता है? तो शुष्क भूमि खेती में ना प्रमुख बाधा जो है वो जल की कम उपलब्धता, यानी कि शुष्क का मतलब जल की कमी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जल की कम उपलब्धता। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न 47 पे। 47 नंबर का प्रश्न दिया है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? उस टाइम हमने क्या देखा था कि जो घनत्व था वो कितना चल रहा था? तो वहाँ पर 382 382 ये हमें बताया था, 382। ठीक है, 382 चल रहा था। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो अधिक किसका था बताइए? अधिक तो वो था केरल का था। किसका था? केरल का था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, केरल। याद रखना, सबसे अधिक जो 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात किसका था? तो केरल का था। और सबसे कम किसका था? अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बता दो कि सबसे कम लिंगानुपात किसका था। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 48 पे। 48 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? नोटा के विकल्पों को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? बताइए, कब किया गया था नोटा को? ठीक है, तो नोटा से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है, ये तो 2013 में किया गया था। कब? ये
2013 में, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 49 पे। 49 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि EPI 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ ये बताना। EPI से संबंधित है, ठीक है, EPI के अनुसार है। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, नहीं तो आप यहाँ पर 175 लगाओगे। यहाँ पर कहना कि EPI यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के, ठीक है, 2026 में तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये जो हुआ है वो 176वां, कौन सा 176वां, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 176वां स्थान प्राप्त हुआ है EPI 2026 में, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 50 पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि विम्बलडन, ठीक है, चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, बताइए। विम्बलडन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये यानिक सिनर ने जीता है। कौन? यानिक सिनर। तो ऑप्शन में देखेंगे यानिक सिनर कहाँ पर है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये यानिक सिनर हमारा कौन सा है, सी वाला कह रहा है। जबकि यहाँ पर है ना हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, कार्सोल अल्फराज। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसमें देखिए क्या होता है कि 2026 में ना क्वेश्चंस ऐसा होता है जैसे ये करंट अफेयर के रिलेटेड है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप कोशिश कीजिए, सोचिए। मुझे इनमें ए और बी में कन्फ्यूज लग रहा है, जबकि मुझे लग रहा है कि सी इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि जो यानिक सिनर है ना, इसने जीता था कौन सा, तो ये यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ना मेन से सिंगल्स कह रहा है, तो मेन से सिंगल में तो फिर ये यानिक सिनर जीता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, यानिक सिनर, ठीक है। कौन सा, यानिक सिनर, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। अब चलिए, हमने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करा। ये वीडियो कैसा लगा, आपने कितने का जवाब दिया, कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी आप मोरी जीके यानी कि जीके मोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रीजनिंग के लिए मुझे कमेंट करके बता दो। और हाँ, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये जो 50 क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर हम 10 सेट करेंगे, उसके बाद हम जीके मोरी पे करेंगे। तो जैसे वहाँ पर 1000 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पर मैं क्लास शुरू कर दूंगा, ओनली जीके करेंगे। जैसे इस चैनल पर हम ओनली रीजनिंग ही करते हैं, आपको मैं कोई कचरा टाइप नहीं देता हूँ, वैसे वहाँ पर हम ओनली जीके करेंगे। और मैथ्स का भी मैं सोचा हूँ कि मैं मैथ्स भी करवाऊँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।